मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को बतला रहा था हमारा गौरव सामाजिक विज्ञान। यह इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5, जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। बच्चों, मैंने पिछले 2 भागों में इस पाठ की मैंने शुरुआत की थी, जहां हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद के बारे में क्या बताता है, ये मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चला था, जिसकी जानकारी हमें वेदों के द्वारा प्राप्त होती है और इस संस्कृति को हम वैदिक संस्कृति कहा जाता है। तो ये था समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था। तो हमने आप लोगों को संस्कृत के बारे में बतलाया कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। इसके अतिरिक्त हमने ऋग्वेद में की रचना कब हुई थी, यह भी आपको जानकारी दी थी। तो आपको हम थोड़ा सा पूर्वाभ्यास कर लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रार्थनाएं 1028 है, जिनको सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद 4 है बच्चों: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसके बाद हमने आप लोगों को ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में बतलाया। आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्रमुख आजीविका का साधन पशुपालन था। साथ ही साथ वे खेती करने का प्रमाण ऋग्वेद में दिया गया है। तो पशुओं में जो महत्वपूर्ण था वह गाय था और गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। इसके अतिरिक्त गाय के अलावा घोड़ा भी दूसरा महत्वपूर्ण पशुपालन करते थे और घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य, लांगल, बैल तथा वमपंथी शब्द मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उस काल में भी लोग खेती करते थे। इसके बाद बच्चों, हमने आप लोगों को शासन व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में बतलाया था और वहाँ आपको हमने यह जानकारी दी थी कि ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी हुई थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे छोटा स्तर कुल था, जिसका प्रधान कुलुप या गृहपति होता था। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलाकर विष बनते थे और कई विष मिलाकर जन का निर्माण होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति और जन का प्रधान राजन होता था। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था। बच्चों, हम धार्मिक जीवन के भी बारे में पढ़े थे। तो ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्रकृति शक्तियों के प्रतीक थे, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख था। और इन देवताओं में सबसे प्रतापी देवता किसको समझा जाता था? तो इंद्र को। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं और पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ और ईश्वर की उपासना करते थे। तो ये यहाँ तक हमने आपको पिछले 2 भागों में जानकारी दिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जिस समय वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय देश के दूसरे भाग में भी क्या हो रहा था। आइए उसके बारे में संक्षिप्त हम लोग चर्चा करें और समझें। तो इनाम गांव, समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है और यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है। इनाम गांव कहाँ है बच्चों? तो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में। यह
भीमा एक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है घोड़ नदी। तो घोड़ नदी के किनारे यह बसा हुआ है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। जब इस क्षेत्र की खुदाई हुई, इनाम गांव की जब खुदाई हुई, तो खुदाई के पश्चात जब पुरातत्ववेताओं ने इस क्षेत्र की खुदाई की तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिसमें से अधिकांश मकान जो था वह आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। एक 5 कमरों वाला भी घर मिला है, जिसके इर्द गिर्द मतलब आसपास में अनाज के गोदाम हैं। यह घर संभवतः किसी कबीला का सरदार का रहा होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इनाम गांव में खुदाई की गई तो वहाँ मिट्टी के घर मिले हैं, और अधिकांश घर क्या था, आयताकार था और 2 कमरों का था। लेकिन कहीं एक ऐसा भी मकान मिला था जो 5 कमरे था और उसके बगल में अनाज का गोदाम रखने की जैसा एक और बड़ा कमरा मिला है। तो इससे यह पता चलता है कि यह जो घर था जो 5 कमरे का था, जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम थे, वह उस कबीले के सरदार का होगा, जो क्या करता था, किसानों को अनाज को एकत्रित करके उस गोदाम में रखता होगा। बच्चों, जब पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की और जब वहाँ के घर को जब उन्होंने अवलोकन किया और देखा तो अधिकांश घरों में अंडाकार के गड्ढे मिले हैं। अब ये गड्ढे का प्रयोग क्या होता था, तो इसका प्रयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता होगा। जो अंडाकार गड्ढे मिले हैं उसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए कबीले के लोग करते थे। पुरातत्वविदों को जब खुदाई किया तो लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा हाथी के दांत और सीप से बने गहने प्राप्त होते हैं। अब बच्चों, वहाँ जो बर्तन मिले हैं वह लाल रंग के थे और उनमें काले रंग की डिजाइन थी। तो कहने का अर्थ हुआ कि उस समय लोग चित्रकारी में भी निपुण थे। बर्तनों को सुंदर ढंग से सजा करके रखने की कला उन्हें आती थी और इसके अलावा पत्थर का, तांबे से औजार बनाते थे। हाथी के दांत और जो सीप, जो समुद्र से हमें सीप प्राप्त होता है, उससे बने गहने प्राप्त हुए थे। इनाम गांव में कई मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली है, जिसमें से कुछ मूर्तियाँ धार्मिक महत्व की है। वहाँ पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो जो अनाज प्राप्त हुआ है और जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, तो मूर्तियों से यह पता चलता है कि लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लोग देवताओं और देवी देवताओं की पूजा करते थे। और जो अनाज प्राप्त हुआ है, गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इससे यह पता चलता है कि उस समय इनाम गांव में लोग खेती भी प्रमुख रूप से करते थे, जो उनकी आजीविका का साधन था। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां पाई गई है। तो इससे यह भी पता चलता है कि वे पशुपालन की ओर अग्रसर थे, अर्थात पशुओं को वे पालते थे। इनाम गांव में कई कब्रों से कंकाल के साथ बर्तन मिले हैं। अब कंकाल, जब कब्र की खुदाई हुई, जहां लोग मिट्टी के जमीन के नीचे जो कब्र होते हैं, जहां लोग मरने के पश्चात दफनाया जाता है शव को, तो जब खुदाई हुई थी तो इनाम गांव में कई कब्रों की जब खुदाई की गई तो वहां कंकाल के साथ बर्तन भी मिला है। तो इससे क्या पता चला कि इनाम गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीज़ों के साथ
मृतक को दफनाते थे। अर्थात जो बर्तन उस मृतक का था उसको वो मरने के पश्चात मृतक के साथ में दफना दिया जाता था उन बर्तनों को। शव अर्थात उसको किस प्रकार से लिटाया जाता था यह भी ध्यान देंगे। तो शव का सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को एक ऐसा भी कब्र मिला है जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। और शव के पेड़ क्या थे, जो लाश था, जो मृतक का जो शरीर था वह क्या था, शव का पैर मुड़ा हुआ था। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो कहने मतलब है कि कुछ कब्र ऐसे मिले थे जहां बर्तन और सब तो मिला ही, ऐसा भी मिला है कि एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक, अर्थात जो बक्से बनाए जाते थे वह मिट्टी के, तो बड़े संदूक में रख करके दफनाया गया था। और संदूक में रखने पर लाश को क्या किया जाता है, शव का पैर को मोड़ के रखा गया है। तो यह खुदाई में भी मिला हुआ है। अब आइए बच्चों हम देखते हैं महापाषाण। महापाषाण, पाषाण का अर्थ हुआ पत्थर और महा का अर्थ हुआ बड़ा। तो महापाषाण का अर्थ हुआ बड़ा पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। तो बच्चों महापाषाण का अर्थ क्या हुआ, तो बड़े पत्थर। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में कब से, आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण अर्थात बड़े पत्थरों से कब्र बनाने की प्रथा थी। जब लोग वहाँ मर जाते थे तो वहाँ पर मृत्यु के पश्चात कब्र खोदा जाता था और कब्र में उसको लिटाने के पश्चात एक बड़े पत्थर को सजा करके तरीके से करीने से रखा जाता था ताकि पता चले कि यह कब्र किस व्यक्ति का है या इस कब्र में जिसका शव है उसका नाम क्या है, वह कौन है, वह राजा था या कबीले का सरदार था या ग्रामपति था या प्रधान था। तो पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा करीने से लगा करके सजाया जाता था। यह आपको कहाँ मिलता है, तो भारत में आदि चन्नूर जो तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश आदि महापाषाणिक पूरा स्थल है। कुछ महापाषाण जिसको हम मेगालिथ भी कहते हैं, जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर, कुछ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर लगाया जाता था। कहने मतलब है कि कब्र में कुछ बड़े पत्थर को जमीन के नीचे रखा जाता था, कुछ जमीन के ऊपर। कई कब्रों से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो जहाँ ये मेगालिथ जो हैं, जो मेगालिथ क्या है बच्चों, तो आपको हम मेगालिथ के बारे में बताते हैं कि जब प्राचीन काल में किसी प्रमुख व्यक्ति का, चाहे वह राजा हो, चाहे ग्राम का प्रधान हो, चाहे वह विस्पति हो, जो भी हो, जो प्रमुख व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कब्र पर एक बड़ा पत्थर गाड़ दिया जाता था। और ये पत्थर क्या थे, उस मृत्यु के स्मृति चिन्ह थे। इन्हीं पत्थरों को हम मेगालिथ कहते हैं, महापाषाण कहते हैं। फिर से समझ लें कि प्राचीन काल में कुछ प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था और ये मृत्यु के स्मृति चिन्ह हैं। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है और पुरातत्व की भाषा में इसे डोलमेन कहा जाता है। तो जब इन कब्रों की खुदाई हुई तो कब्रों से जो कंकाल मिले, उस कंकाल में दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले जैसे बर्तन, कपड़े, जूते,
या अन्य तरह के वह व्यक्ति जो उपयोग करता था वह भी दफनाया गया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। ये सामान मरे हुए व्यक्ति के समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है कि जब वह कब्र को खुदा किया, जो उससे सामान मिला उससे उस व्यक्ति का स्थिति कैसा था, अच्छा था, धनी था कि राजा था, यह हमें पता चल जाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं और दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन। तो इससे पता चला कि जिस कब्र में 33 कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं तो पता चलता है कि वह व्यक्ति धनी था, और जिसके पास और दूसरा कंकाल के पास जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं इससे पता चलता है कि वह धनी नहीं था, अर्थात वह गरीब व्यक्ति था। तो इन दोनों को कब्र से जो सामान प्राप्त हुआ उसके आधार से हम आकलन कर सकते हैं कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी थी। या तो वह अगर धनी है या तो वह या तो कबीले का सरदार होगा या तो फिर राजा होगा, और जिसके पास केवल बर्तन ही मिले हैं या कुछ मन के सोने चांदी तांबे के हथियार या गहने नहीं मिले हैं तो इससे पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, दयनीय थी, वह गरीब था। बच्चों, झारखंड, हमारे राज्य झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में भी मेगालिथ के प्रमाण मिले हैं, लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथ के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर भी कहा जा सकता है कि झारखंड में भी महापाषाणिक संस्कृति रही होगी। तो बच्चों, आप चित्र देखें पेज नंबर अपने पाठ्य पुस्तक में 48 में। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में जब देखते हैं तो आपको यहाँ कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये पत्थर हैं। इन पत्थरों के नीचे शव है, कब्र है, और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर को रख करके प्रमाण के रूप में दिखाया जाता है, स्मृति चिन्ह के रूप में बतलाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मेगालिथ के पहचान है। आप चित्र में देखें तो ये क्या है? झारखंड के विभिन्न मेगालिथ क्षेत्र। तो मेगालिथ क्या था बच्चों? तो अभी जैसा मैंने बताया कि प्राचीन काल में किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु के स्मृति चिन्ह थे। इन पत्थरों को ही क्या कहा जाता है? मेगालिथ कहा जाता है। जो अभी आप यहाँ इन पत्थर को जो आप अभी आप देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? ये मेगालिथ है, बड़े पत्थर हैं। आगे देखें बच्चों, तो मेगालिथ क्या था? मेगालिथ का प्रमाण या सबूत भारत के कई हिस्सों में भी मिले हैं। इसमें से कहाँ कहाँ हमें मेगालिथ के प्रमाण मिले हैं? तो सबसे पहले आपको झारखंड के क्षेत्र के बारे में जानना होगा कि कहाँ झारखंड में मेगालिथ के प्रमाण मिले हैं। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि झारखंड के चतरा, हजारीबाग और रांची जिलों में मेगालिथ के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे बुर्जहोम जो कश्मीर में है, शिलोंग जो मेघालय है, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग, मध्य प्रदेश आदि स्थान में मेगालिथ के प्रमाण हैं या मेगालिथ के हिस्से हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ के मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यह मेगालिथ की जो संस्कृति थी, जो कब्र के साथ पत्थरों को रखने की जो बात हो रही है, तो यह हमारे देश के अतिरिक्त विदेशों में भी, जहां दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी लोग कब्र में जब शव को दफनाते थे तो स्मृति चिन्ह के रूप में एक बड़ा पत्थर, एक महापाषाण को गाड़ दिया जाता था। बच्चों, झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में भी मेगालिथ के प्रमाण मिले हैं। अब झारखंड का एक स्थान है सिल्ली, और सिल्ली के पास चोखा हाथू।
चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। ये मेगालिथ झारखंड के आदिवासियों की सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष है। तो याद रखेंगे बच्चों कि झारखंड में कहाँ कहाँ मेगालिथ मिले हैं। तो रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, रांची और चाईबासा। और रांची में एक स्थान है सिल्ली। तो सिल्ली के पास चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज़्यादा ऐसे कब्र मिले हैं जहाँ मेगालिथ के प्रमाण हैं। और ये मेगालिथ क्या बतलाता है, ये महापाषाण क्या बतलाता है? तो झारखंड में रहने वाले आदिवासियों के रहन सहन, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति, उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप इत्यादि का अवशेष की जानकारी देता है। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान और गणित का प्रयोग का झलक दिखाई दिया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, झारखंड के जो कुछ मेगालिथ जो मिले हैं, जिसकी खुदाई की गई, तो उससे खगोल विज्ञान और गणित के प्रयोग की झलक दिखाई देती है। ऐसे मेगालिथ पकरी बरवाडी में जो हजारीबाग में है, चानो, पुरुका, कटिया, मुर्गे आदि स्थान में मिले हैं। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के परागमन के आगमन के लिए बनाया गया था। बच्चों, अगर आप कभी हजारीबाग ज़िले में, हजारीबाग से 25 किलोमीटर दूरी एक जगह है बड़कागांव प्रखंड। बड़कागांव प्रखंड में एक स्थान है पकरी बरवाडी। अभी तो वहाँ कोयला खनन के कार्य चल रहे हैं। तो उस स्थान पर जब आप जाते हैं पकरी बरवाडी में, तो पकरी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश से लोग जुटते थे। तो इससे पता चलता है कि जो पकरी बरवाडी जो आपके झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के पकरी बरवाडी नामक स्थान पर है, वहाँ खगोल विज्ञान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, अर्थात चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन के लिए बनाया गया था। तो पकरी बरवाडी में जो सूर्योदय है जो 23 सितंबर को होता है, तो वहाँ देखने के लिए लोग देश विदेश से जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शों में शामिल कराने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। आप एक चित्र देखें, यह जो चित्र है यह एक व्यक्ति का है जिसका नाम है सुभाषिस दास, और ये इन्होंने मेगालिथ की खोज की, मेगालिथ का अध्ययन किया और इसकी जानकारी हम लोगों के बीच इन्होंने रखा। तो सुभाषिस दास कहाँ के थे? आपको यह जान करके खुशी होगी कि सुभाषिस दास हजारीबाग के ही रहने वाले एक पुरातत्वविद थे, एक जानकार थे जो मेगालिथ की खोज की थी। तो मेगालिथ की खोज किसने की थी हमारे झारखंड के? तो सुभाषिस दास ने। तो झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शों में शामिल कराने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से, अर्थात इसका क्या महत्व है, इसके बारे में, मेगालिथ पर क्या है, इसके बारे में लोग अनभिज्ञ थे। तो इन्होंने इसके बारे में बतलाया। तो 2 दशक पहले, अर्थात वर्तमान समय से 2 दशक पहले सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया। तो सबसे पहले उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की थी। वह स्थान था पकरी बरवाडी। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय राज्य और देश के मेगालिथों की खोज में ला दिया। श्री दास के अनुसार झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यहाँ कई जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा 3000 वर्षों से आज तक जीवित है। मुंडा, उरांव और असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह हैं, जिसे क्या कहा जाता है? हरगढ़ी या हरसली, जिसे हरगढ़ी या जनगढ़ी कहा जाता है। तो बच्चों, जो
आदिवासी परिवार थे या जो आदिवासी जनजाति थे, ये तो इन जनजातियों में भी मेगालिथ बनाने की परंपरा है और यह आज से नहीं है, 3000 वर्षों से आज भी जीवित है। इनमें से कुछ ऐसे जनजाति हैं जैसे मुंडा, उरांव, असुर, ये क्या करते थे, इनके हर गांव में जहां ये निवास करते थे तो इनके हर गांव में कब्रगाह है जिसे हरगढ़ी, हरसली या जनगढ़ी कहा जाता था। तो मेगालिथ लोग क्यों बनाते थे बच्चों? तो किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां जो हैं लंबे पत्थर को गाड़ते थे। उसे बिरदिरी या बुरुदरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थरों को मेनहिर कहा जाता है। बच्चों, तो जब ये हरगढ़ी या जनसली जो जहाँ पत्थरों को गाड़ा जाता था, तो इन कब्रगाहों में जनजातियाँ क्या करते थे, अपने मृत प्रियजनों के कब्र पर संसादिशी जैसे मेगालिथ बनाते थे, अर्थात बड़े लंबे खड़े पत्थर को गाड़ते थे। शिवभूमि में हो जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़कर उन पर पत्थर के स्लैब रखते थे। अर्थात जो सिंहभूमि में हो जनजाति हैं वे क्या करते थे, तो अपने पूर्वजों की अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़ते थे और एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा मेगालिथ वहाँ गाड़ करके रखते थे, जिसे ही संसादिशी कहा जाता है। तो संसादिशी क्या है बच्चों? तो जो अस्थियां घर के आंगन के उन पर पत्थर का स्लैब रखते थे उसे ही संसादिशी कहा जाता था। तो ये क्यों करते थे? तो मृत परिजनों की याद में खड़े पत्थर गाड़ते थे, जिसे अंग्रेजी में मेनहिर कहा जाता है और उनकी भाषा में अर्थात हो की भाषा में इसे बिरीदिरी या बुरुदिरी कहते हैं। बच्चों, झारखंड के मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिस दास ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं उन्हें आप याद रखें। तो झारखंड के मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिस दास ने इन क्वेस्ट ऑफ द मेगालिथ, सेक्रेड स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेगालिथ्स और अनोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तकें लिखी हैं। तो अगर इन पुस्तकों का अध्ययन करें, सुभाषिस दास द्वारा लिखा गया पुस्तकों को अगर अध्ययन किया जाए तो मेगालिथ के बारे में, चाहे वह झारखंड के मेगालिथ हो, अपने देश के विभिन्न हिस्सों के मेगालिथ हो, इनके बारे में विस्तृत उन्होंने जानकारी दी है। तो ये था बच्चों हमारा अध्याय 5 जो आज समाप्त हो गया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पाठ जो बतलाया गया ऋग्वैदिक कालीन जीवन उस समय के विभिन्न जीवन शैलियाँ और इनाम गांव के बारे की, कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में और मेगालिथ के बारे में, महापाषाण के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वह आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे। तो आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अब अगले दिन हम आपके बीच आएंगे और आपको पाठ के अंत में ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं ये आपको हम बतलाएंगे। बच्चों, आप अपने पृष्ठ संख्या 50 में एक चित्र देखे होंगे। ये जो चित्र है, जहाँ पर ये है रांची के सिल्ली स्थित चोखा हातू में, तो यहाँ पर 4000 से भी अधिक मेगालिथ नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ मेगालिथ के चित्र आप देख रहे हैं। तो ये जो बड़े पत्थर को गाड़ा गया है इसके नीचे कब्र है। और ये कब्र क्यों लोग करते थे? तो मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह के रूप में। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक, फिर हम अगले दिन अगले वीडियो में आपको पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्न उत्तर को लेकर के आपके बीच हम आएंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके बीच हम रखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप सबका
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।